हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट आएंगे। एक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, सेकंड होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और थर्ड होंगे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के विषय में और डिबेट करेंगे बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पर, और लास्ट में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों एक्चुअली हुआ क्या कि 1924 ईस्वी में एक फ्रेंच फिजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने ही सबसे पहले सजेस्ट किया कि लाइट के पास दो तरह की नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, और इसी को बोला गया कि ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या कहा गया कि नेचर ऑफ लाइट जो है उनके पास दो चीजें हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है ना। तो इन्होंने इस वेव नेचर को स्टडी किया, लाइट के वेव नेचर को। वो किस बेसिस पे किया? तो लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के आधार पर। ठीक है ना। तो द वेव नेचर ऑफ लाइट रेज एंड एक्सरे को भी प्रूव किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ मैनी फैक्ट रिलेटेड टू रेडिएशन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अभी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इनके अनुसार क्या हुआ कि द वेवलेंथ ऑफ लेमडा, द वेवलेंथ समझ रहे हो ना, लाइट की वेवलेंथ। जैसे ये मान लो कि वेव है, एक ऑक्सीलेशन अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमडा। या फिर आप दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो? लेमडा। या दो ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कह सकते हो? लेमडा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि द वेवलेंथ लेमडा, द वेवलेंथ लेमडा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। उन्होंने क्या कहा अपने स्टडी के बाद कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन जब वेव के रूप में काम कर रहा है तो उसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो उनके मोमेंटम का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, टू इट्स मोमेंटम। ये इनका स्टडी के बाद थेसिस रहा कि वेवलेंथ लेमडा जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो उसके मोमेंटम का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप कह सकते हो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल को हटाया गया तो इन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया वो एच यूज किया। कौन सा यूज किया? एच। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? एच अपॉन पी। तो आपको पता है एच क्या कहलाता है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पी जो है बच्चों ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। पी क्या कहलाएगा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोमेंटम जानते हो ना, दो प्रकार के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होते हैं और एक एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के विषय में, और लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेमडा का वैल्यू जो है एच अपॉन एम भी हो सकता है, क्योंकि पी बराबर एम भी, तो लेमडा बराबर क्या हो गया? एच अपॉन एम भी। बात समझ रहे हो ना? तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया किनके द्वारा? तो डी ब्रॉगली के द्वारा। बात समझ रहे हो? तो इस जो इक्वेशंस बनाया लेमडा बराबर एच बटा एम भी, इसको हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो हम सब थ्योरी को यूज करेंगे। अभी किस किस थ्योरी को यूज करेंगे इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले हम यूज करेंगे आइंस्टाइन का इक्वेशन, दूसरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और थर्ड हम लोग यूज करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को। तो देखो सबसे पहले हम आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन का इक्वेशन, एनर्जी बराबर ई बराबर
mc² होते हैं। क्या होते हैं? E बराबर mc² होते हैं, जहाँ पे E क्या होगा? एनर्जी होगा, m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और c जो होगी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। c क्या होगी? एक्चुअली मास ऑफ बॉडी होता है ना m, तो यहाँ पे हम लोग चूंकि इलेक्ट्रॉन के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पे किसके मास लेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का मास के विषय में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार देखें, बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा हमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिला था E बराबर एच न्यू। क्या मिला था? E बराबर एच न्यू। इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हो? सेकेंड, ठीक है ना। E बराबर क्या मिला? एच न्यू। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट के विषय में अगर हम बात करें, बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट C बराबर हम लोगों ने पढ़ा है न्यू लेमडा, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो? थर्ड, ठीक है। तो देखा 3 इक्वेशन हमने माना। पहला आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए एनर्जी का मान E बराबर mc², प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार E बराबर एच न्यू, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के से हम लोगों ने C बराबर निकाल लिया था न्यू लेमडा। बात समझ रहे हो? इससे आप न्यू निकाल सकते हो, तो C बट्टा क्या होगा? लेमडा हो जाएगा। C बट्टा क्या होगा? लेमडा। अब ये C का न्यू का वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। बात समझ रहे हो ना। तो जब आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पुट करोगे तो चलो पुट कर लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू बराबर C बाय लेमडा इंटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। जब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? E बराबर एच न्यू, तो h इंटू C बाय लेमडा। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो? फोर्थ। क्या मान लो? फोर्थ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को हम कंपेयर करेंगे। E बराबर mc² और E बराबर hc अपॉन लेमडा। E दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mc² बराबर hc अपॉन लेमडा बचेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयरिंग करने पे क्या मिलेगा कॉन्सेप्ट हमें? देखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो कंपेयरिंग करने पे हमें इक्वेशन मिलने वाला है mc² बराबर hc अपॉन लेमडा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे C से C एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये mc बराबर क्या बचेगा? h बट्टा लेमडा, ठीक है ना। तो आप लेमडा बराबर क्या लिख सकते हो? h बट्टा mc, ठीक है। और ये mc, ठीक है, C देखो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोमेंटम हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उस समय मोमेंटम v बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? mv, और यहाँ पर हम मोमेंटम क्या बोल रहे हैं? m इंटू सी। देखो v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, c भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लिख सकते हो लेमडा बराबर h बट्टा p। तो देखो हम लोगों ने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से लेमडा का मान बताया h बट्टा पी, लेकिन किसका किसका यूज किया इक्वेशंस का? तो हम लोगों ने यूज किया आइंस्टाइन के इक्वेशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट को। बात समझ रहे हो ना। तो चलो ये समझ में आ गया, लेमडा बराबर क्या हुआ? h बट्टा पी। याद रखोगे इसको, ठीक है। तो ये जो है आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अनुसार लेमडा बराबर h बट्टा पी का वैल्यू हम लोगों ने प्रूफ किया। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं डी ब्रॉगली के वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस टर्म्स में बच्चों? तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग किस रूप में स्टडी करने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हम लोग को पता है कि हाफ mv² होता है किसी भी बॉडी का, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ mv²। तो आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लगाने वाले हैं, चूंकि हमको इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से इसको कंपेयर करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में देखो मोमेंटम p है, ठीक है ना। तो मोमेंटम p बराबर mv लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ m से एक मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें m² v² मिल जाए, ताकि p² का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाए। तो हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय m। बात समझ रहे हो ना। तो ये देखो m इंटू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। m इंटू क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू एम भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ हमने एम से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो एम इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर देखो क्या लिखोगे, तो हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर, एम स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा भी स्क्वायर। क्या आप इसको एम भी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। देखो इस 2 को हम इधर ले आते हैं, तो 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर देखो एम भी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और एम भी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो आप इसको मोमेंटम भी यहाँ पे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कंसीडर करना है। चलो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो देखो एम भी अगर हम निकाल ले तो एम भी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2m इंटू के ई हो जाएगा, 2m इंटू क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा। ओके, 2m इंटू के ई, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा एक इक्वेशन निकालते हैं। देखो लेमडा बराबर हमने क्या पढ़ा है, h बट्टा एम भी पढ़ा है। तो एम भी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एम भी इधर गया तो h बट्टा क्या होगा, लेमडा। देखो आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, लेमडा बराबर क्या चीज, h बट्टा एम भी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेमडा बराबर h बट्टा एम भी, तो एम भी बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा लेमडा। अब देखो ये एम भी बराबर अंडर रूट इतना, एम भी बराबर इतना, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं h बट्टा लेमडा बराबर कितना, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो लेमडा बराबर देखो आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल लोगे, तो h बट्टा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ निकल गया ना, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ किस टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो याद रखना न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, लेमडा बराबर h बट्टा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रहे हो ना। चलो इसमें हम कुछ बातें आपको नोट में बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, काम देगा क्वेश्चन बनाने के दौरान। ठीक, पहला बात है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग q कूलम चार्ज इज एक्सक्लेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा q इंटू भी जूल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट्स क्या याद रखना कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल कैरिंग q कूलम चार्ज, q कूलम charge is accelerated by applying a potential difference v। ठीक है, देन याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो q इंटू भी जूल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, याद रहेगा ना, ये चीज दिमाग में सेट कर लो ये। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो लेमडा बराबर h बट्टा अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू भी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का मान बस हमने इस इक्वेशन में क्या किया, पुट कर दिया। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने क्या पुट कर दिया, q इंटू भी। क्यों, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल q को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लरेट कर रहे हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, v से। तो उस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, q इंटू भी के बराबर हो जाएगा, और लेमडा बराबर h बट्टा अंडर रूट 2m इंटू क्यू भी के बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना। और यदि यही चार्ज पार्टिकल, मैं क्या बोलूं, ये चार्ज पार्टिकल क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखना कि इफ चार्ज पार्टिकल इज क्या हो, इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल क्या हो, इलेक्ट्रॉन। तो दिमाग में सेट करना, लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाय भी एंगस्ट्रॉन्ग इसकी वैल्यू होती है। बात समझ रहे हैं ना, ये पूरा का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि 12.25 बटा अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉन्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। चलो हम लोग इसको आगे नोट में भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आगे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चलो आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के विषय में तो हम लोगों ने देखा। अब हम इसके डिबेट करते हैं बोर्स थ्योरी और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, क्या कुछ कॉन्सेप्ट आगे स्टडी किया गया फिर, चलो देखो हम लोग डिबेट करते हैं ऑन बोर्स
थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि डी ब्रॉगली के अनुसार नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ वेव एंड दैट फ्लो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या हो रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ वेव एंड इट फ्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अब याद करो, सर्कुलर ऑर्बिट का कहानी कौन बता रहा था? बोर्स भी बता रहा था। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग डिबेट में क्या ले रहे हैं, एकदम समझना है, एक एक करके सारा टॉपिक को समझना, बहुत मजा आएगा इसमें। पहला देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली द nature of an electron moving around the nucleus is like a wave, that flows circular orbit around the nucleus। ठीक है, देखो बोर्स मॉडल के अनुसार भी यही बातें हो रही थी, क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डिबेट हो रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिगार्डेड एज वेव द क्वांटम कंडीशन इज गिवन बाय बोर इन हिज थ्योरी इज रियली फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्स का भी कॉन्सेप्ट यही था। अगर मान लो कि बोर्स भी क्या कहता कि इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में मान लेता, अगर मान लो कि बोर्स भी इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में मान लेता, तो ये क्वांटम कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है किसके द्वारा? बोर्स के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि डी ब्रॉगली बोल रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइक अ वेव दैट फ्लो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। और यही स्टेटमेंट, ये सर्कुलर वाला जो स्टेटमेंट रहा था वो किसका रहा था? बोर्स थ्योरी का भी रहा था, याद आ रहा है ना। तो कंडीशंस क्या यहाँ पे जनरेट हुआ कि इफ इलेक्ट्रॉन is regarded as wave, ठीक है, the quantum condition is given by Bohr in his theory is फुलफिल्ड। ठीक है ना, इस क्या हो गया? फुलफिल्ड। समझ में आया ना। तो ये चलो, ये पहला जो है, इन दोनों का अगर डिस्कशन किया जाए तो दोनों करीब करीब ठीक ठाक चल रहे थे, नहीं। अब दूसरा कि इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मान लो r हो जाए तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है ना। देखो अब हम लोग फिर बात करते हैं, डी ब्रॉगली क्या बोलते हैं कि इफ द, थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, if the radius of a circular orbit is r, circular orbit का रेडियस कितना आ जाएगा? r, then its circumference। बताओ, circumference का आपने डेफिनेशन पढ़ा है ना कि सर्किल का circumference क्या होता है? 2πr होता है। तो circumference क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू, अब बात करते हैं फिर से बोर्स थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो बच्चों, बोर्स थ्योरी के अनुसार MVR जो था वो किसके बराबर था? NH/2π के बराबर था। कितना के बराबर था? MVR किसका मल्टीपल था? NH/2π। अब क्या करो ना, 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, MVR यहाँ पर है और ये कितना था? NH/2π। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से आप क्या करो, किस चीज़ों को हम लोग ले लें? NH/MV। रेडियस कितना निकल जाएगा? देखो तो NH बाय क्या हो जाएगा? NH। ध्यान देंगे यहाँ पर, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें कि MVR बराबर मैंने क्या लिखा है? NH बाय, अच्छा 2π लिखा ना मैंने, यहाँ पे 2H लिख दिया, इसलिए यहाँ पे हमें इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा था। हाँ चलो ठीक है। तो MVR बराबर मैंने क्या लिखा? बोर्स थ्योरी के अनुसार NH/2π लिखा। अब क्या करो यहाँ पे, ये 2πr को इधर अगर हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देने का
बच्चों 2πr को अगर आप इधर कर लोगे तो ये देखो NH बट्टा क्या बनेगा, NH बट्टा MV बनेगा ना, NH बट्टा MV। ध्यान दे रहे हो ना। अब देखो ये 2πr हो गया यहाँ, ये NH बट्टा NH बट्टा MV को आप क्या लिखोगे, मोमेंटम, क्या लिखोगे, मोमेंटम, ठीक है ना। तो देखो 2πr बराबर, यहाँ पे हम लोग n को रहने देते हैं और h/p को लेमडा लिख देते हैं, किसके अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार। क्या, किसके अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार। तो देखो अब फिर डिबेट करते हैं इसमें। ये क्या बोल रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इज r देन सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और फिर हम लोगों ने देखा कि बोर्स थ्योरी के अनुसार MVr जो था NH/2π के बराबर था, तो हमने 2πr बराबर क्या बता दिया, n इंटू लेमडा बता दिया, n इंटू क्या बता दिया, लेमडा बता दिया। वेयर n क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव तक होगा। लेमडा क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेवलेंथ को। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक रिलेशन, ये भी जो है दोनों क्या कर रहा है, टैली कर रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट r होगा तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और इसके अनुसार सरकमफेरेंस 2πr बराबर क्या हो रहा था, n इंटू लेमडा हो रहा था। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है ना। तो ये दोनों अपना वक्तव्य दिया, ठीक है। ये चौथा पॉइंट इसको हम लोग ले लेंगे। पांचवा पॉइंट अब हम लोग बात करते हैं कि ध्यान देंगे कि 2πr बराबर हमने क्या बताया, NH बट्टा MV बताया। इम्प्लाइज हम लोगों ने MVr बराबर अगर हमें लिखना हो तो NH बट्टा कितना हो जाएगा बताओ, NH बट्टा 2π हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि MVr जो है बच्चों, ये जो है एंगुलर मोमेंटम है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम जो है NH बट्टा क्या है, 2π के बराबर है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, NH बाय, ये जैसे ये एंगुलर मोमेंटम है ना MVr बराबर, ये NH बट्टा 2π, तो h बट्टा 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ ना। एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इज अ मल्टीपल ऑफ किसका, h बट्टा 2π, ठीक है। अब वेयर n का मान 1 2 3 अप टू सो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस सारे कंडीशन से हम लोगों ने क्या क्लियर किया, ठीक है, कि जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन था वो सिमिलर था किसके अनुसार, बोर्स के वेव थ्योरी के अनुसार, क्योंकि दोनों का बातें जो है करीब करीब बराबर हो रहा था, ठीक है। ये कह रहा था कि डी ब्रॉगली कह रहा था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ वेव दैट फ्लो सर्कुलर ऑर्बिट, और बोर्स भी यही कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस पाथ में मूव कर रहे हैं वो कैसा पाथ है, सर्कुलर है। ये बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है 2πr है, तो ये भी बोल रहा है कि ये जो सरकमफेरेंस है वो n बटा लेमडा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो n बटा लेमडा 2πr के बराबर है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, ये पूरा कहानी से एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन हुआ कि एंगुलर मोमेंटम जो है NH बटा 2π के बराबर है। तो देखो इससे ही तो हम लोगों ने निकाला ना, 2πr बराबर हम लोग लिख सकते हैं NH बट्टा कितना MV, यहीं से इक्वेशन निकाल लो, NH बट्टा MV। तो ये भी तो बोल रहा है, ये थ्योरी हम लोगों ने बोर्ड से देखा और ये थ्योरी फिर इस स्टेटमेंट को किसने क्लियर किया, डी ब्रॉगली ने किया। तो दोनों का थेसिस करीब करीब क्या रहा, बराबर रहा। तो सिंपल सा फाइनल कंक्लूजन यही कहा जाएगा कि बोर्स थ्योरी और डी ब्रॉगली को जो कॉन्सेप्ट था वेव थ्योरी का वो मिलता जुलता था। बात समझ रहे हो ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि मास ऑफ a particle is 1 milligram and its velocity is 4.5 into 10 to the power 5 centimeter, okay, per second। मास ऑफ पार्टिकल दे रहा है 1 मिलीग्राम एंड इट्स वेलोसिटी कितना दिया है 4.5 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द
व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, यदि h का मान आपको दे दिया है 6.652 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड में दिया है। कैसे में दिया है? अर्ग सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो तो हम लोग निकालते हैं इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है सवाल में कि मास ऑफ पार्टिकल इज 1 मिलीग्राम है, वेलोसिटी इसका दे दिया है, व्हाट शुड बी इट्स वेवलेंथ। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के बना सकते हैं। देखो मास दिया है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी जो दिया हुआ है पार्टिकल का वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब सीजीएस सिस्टम में बातें हो रही है। ठीक है ना। तो देखो एच भी जो दिया है वो सीजीएस सिस्टम है, 6.652 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड दिया है। देखो ये भी क्या चीज में? सीजीएस सिस्टम में। तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दोगे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अनुसार, लेमडा बराबर एच बट्टा क्या चीज? एम भी। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 6.652 इंटू 10 टू द पावर -27 बटा मास 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5। बात समझ रहे हो ना। अब आप इसको सॉल्व इजिली वे में कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना? 6.652 को एक तरफ कर दो, 4.5 को एक तरफ कर दो और पावर को आप ले जाओ -27। ये -3 ऊपर गया तो +3, 5 ऊपर गया तो -5। बात समझ रहे हो ना। अब हम क्या कर रहे हैं? 6.652 में 4.5 से डिवाइड करेंगे। 6.652 डिवाइडेड बाय 4.5 देखो आ रहा है बच्चों 1.478 आ रहा है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर देखो ये हो गया 27 और 5 मिलकर 32 हो गए, 32 में से 3 गया तो 29 हो जाएगा, तो -29 सेंटीमीटर। आप इसको आप लिख सकते हो 1.478 है ना, तो 1.478 तो 1.48 भी लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -29 सेंटीमीटर। ये वेवलेंथ हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द वेवलेंथ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग should be the wavelength of an electron if its mass is 9.1 into 10 to the power -31 kilogram। बोल रहा है which of the following should be the wavelength of an electron if its mass 9.1 into 10 to the power माइनस कितना दिया है 31 kilogram and its velocity is 1/10th of that of light। लाइट की वेलोसिटी की कितनी है 1/10th है। एंड द वैल्यू ऑफ h जो है एंड h बराबर 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड में दिया। आपकी बात CGS में नहीं दिया है, आपकी बात SI सिस्टम में दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द शुड बी द वेवलेंथ। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है 2.426 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर है। ऑप्शन बी 2.83 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर है। ऑप्शन सी जो है 2.80 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर है। और ऑप्शन डी जो है 1.71 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर है। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का, बताओ। यदि इसका मास दिया है इलेक्ट्रॉन का इतना और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी का 1/10 है और h का वैल्यू आपकी देखो SI सिस्टम में दे दिया है 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, ध्यान दो। मास दे दिया है कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। वेलोसिटी 1/10 ऑफ लाइट की स्पीड, तो 1/10 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और h की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू छोटा भी करके राउंड फिगर में निकाल सकते हैं, लेकिन चलो मैं तो पूरा वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आप पूरा वैल्यू लेके मत करना, नहीं तो थोड़ा टफ होगा। मैं तो कैलकुलेटर का यूज़ करके खटाखट क्या करता हूँ, कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बट आप घर में खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेमडा बराबर एच बट्टा क्या हो जाएगा, एम सी। तो लेमडा का एच का वैल्यू 6.6252 इंटू 10⁻34 रखना, और एम की जो वैल्यू है वो रखना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम रखना, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड रखना, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग 6.625 ऊपर रहने देंगे, 9.1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बन जाए 3 और 9 3 जाए 27.3 हो जाएगा, इंटू 10⁻34 प्लस 31 माइनस 7 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ रहे हैं, 6.625 बट्टा 27.3 इंटू 10 पे पावर। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 34 और 7 को पहले ऐड कर लेंगे माइनस वाला को, तो 7 4 11 3 1 4, ठीक है ना, ये माइनस है और ये प्लस 31 है, तो ये आ जाएगा देखो 6.625 बाई 27.3 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 आ जाएगा। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे आप 10 से गुना करो, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक ऊपर 10 एक नीचे 10 हम ले रहे हैं, तो ये देखो 66.25 हो जाएगा बाई 27.3, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर माइनस 11। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 66.25 डिवाइडेड बाय 27.3, तो आ रहा है बच्चों वैल्यू 2.426 इंटू 10⁻11। वेवलेंथ है, यूनिट अब की जो होगा मीटर में होगा। बात समझ रहे हो ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, तो देखो ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2.426 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखो कह रहा है सवाल कि व्हाट शुड बी द मोमेंटम, व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल, if its de Broglie wavelength, if its de Broglie wavelength जो दिया है is 1 एंगस्ट्रॉन्ग, 1 एंगस्ट्रॉन्ग बोले तो 10⁻10 मीटर के बराबर दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ h जो दे दिया है आपकी 6.6252 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड दिया है, ठीक है ना। अब की बार फिर से सीजीएस सिस्टम में बातें हो रही है, नहीं कि व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दिया है एंड वैल्यू ऑफ एच दे दिया है। अब की बार हम लोग से मोमेंटम पूछा है, तो देखो बच्चों कैसे बनाओगे। देखो लेमडा दिया है 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग का वैल्यू आप लिखोगे सीजीएस में 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻10 मीटर होता है एसआई में, और 10⁻8 जो हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में, और एच का वैल्यू 6.6252 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड दिया है, अर्ग सेकेंड, ठीक है ना, अर्ग सेकेंड। कोई दिक्कत। तो देखो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है डी ब्रॉगली के अनुसार P बराबर एच बट्टा क्या चीज लेमडा, यही तो हम लोग से डायरेक्ट पूछ रहा है। P बराबर हमने क्या पढ़ा है एच अपॉन लेमडा, देखना पीछे प्रूफ किए है ना अभी हम लोग। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखो P बराबर एच अपॉन लेमडा, तो एच का वैल्यू 6252 इंटू 10⁻27 हो जाएगा, ये अर्ग सेकेंड में, ठीक है, और बटा लेमडा, लेमडा का मान है 10⁻8 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेशन भी आप आसानी है, बस पावर 10 वाला पावर को ऊपर ले जाओ, तो -27 प्लस कितना हो जाएगा 8। अब 8 में 27 घटाओगे तो -19, तो 6.25 था ना, यहाँ पे एक 6 छोड़ दिया है, 6252 इंटू 10⁻19। अब ये यूनिट जो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगा, मोमेंटम का यही ना यूनिट होगा, देख लो।
h बटा लेमडा से आप यूनिट निकालोगे तो क्या निकलेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और सवाल देखो 4 नंबर, फटाफट सवाल बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मास ऑफ द फोटोन, mass of the photon of sodium if its wavelength is 5894 angstrom, 5894 angstrom दिया है। ठीक है, और कह रहा है the velocity of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ h जो दिया है बच्चों 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34 यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या जूल सेकेंड में भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उस तरह अर्क को हम लोगों ने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक, तो देखो क्या क्या कहानी है। तो देखो दिया हुआ क्या है, व्हाट शुड बी द मास ऑफ द फोटोन ऑफ सोडियम। अब की बार हमसे मास पूछ रहा है, m पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या है, लेमडा दे दिया, लेमडा दे दिया 5894 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे SI सिस्टम में काम होगा। तो 5894 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा लेमडा का मान। ठीक, h का मान देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है। ओके, और लाइट की जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक, तो हमसे पूछा है आपकी मास। तो देखो लेमडा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है h/mv। ठीक है ना, तो यहाँ पे mv की जगह हम mc लिख सकते हैं, क्योंकि हमने c वर्ड यूज किया है यहाँ पर वेलोसिटी का। तो देखो m बराबर क्या हो जाएगा, ये m को उधर ले जाओ तो h बट्टा लेमडा इंटू c हो जाएगा। ठीक है, तब वैल्यू पुट कर दो, m बराबर h का वैल्यू 6.6252 इंटू 10 टू द पावर -34, लेमडा का मान देखो 5894 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू c का वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास से यूनिट किलोग्राम निकलेगा, बाकी यूनिट जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 6.6252 को एक तरफ कर लो, 5894 इंटू 3 को एक तरफ कर लो, और 10 पे पावर -34 प्लस 10 और -8 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान दो, यहाँ पे भी दशमलव उड़ा देंगे अगर, तो 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 66252 बटा 5894 को 3 से गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12 के 2, 9 तिया 27 के 28 के 8, बचा 2, 8 तिया 24 25 26 के 6, बचा 2, 5 तिया 15 16 17, 17,682 इंटू 10 पे पावर कितना होगा, देखो इंटू 10 पे पावर हो जाएगा 34 8 और 4 12 3 1 4 42 हो गया। ठीक है ना, और 10 में से 42 जाएगा -32, और -32 में 4 ऊपर जाएगा तो -36 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 66252 डिवाइडेड बाय 17682, तो आ रहा है बच्चों 3.746 इंटू 10 टू द पावर -36 किलोग्राम आ रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से सवाल बनाएंगे। चलो एक और सवाल देखते हैं इस पर, इसके बाद आज का क्लास कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो 5वां नंबर देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि अ बॉल वेट 25 ग्राम moves with a velocity of 6.6 into 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then find लेमडा बोले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हमें फाइंड करना है। देखो आसान है, m बराबर कितना दिया है 25 ग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी कितने दी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टेंशन तो है नहीं यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमें एच अब की नहीं दिया, एच आपको सोचना होगा CGS सिस्टम में। तो एच कितना हम लोग ले लेते हैं 6.6, अभी राउंड फिगर में मैं लेने वाला हूँ। -34 नहीं दिया है तो राउंड फिगर में लेंगे, देगा तो फिर सोचेंगे। अब -34 देखो किस में होता है, -34 होगा इसमें SI सिस्टम में। तो हमको यहाँ पर -34 में आपको +7, यहाँ पे कितना ले रहे थे -27 हो जाएगा। तो माइनस इतना मत करो, कितना कर लो -27, समझ रहे हो ना। ये वैल्यू ले लो ताकि ये CGS सिस्टम में होगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा फिर से h बट्टा क्या चीज़ MV। ये 6.6 इंटू 10⁻27 मास हो गया 25 ग्राम, और ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻4। अब की देखो 6.6 से 6.6 पूरा कैंसिल कर दो, तो 1/25 इंटू 10 पे पावर कितना होगा -27 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू -31। अब इसमें आप चाहो तो 100 से ऊपर गुना कर दो और 100 से नीचे डिवाइड कर दो, तो 100/25 हो जाएगा, ठीक है। और ये 100 पे पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻−33 हो जाएगा। तो इसको देखो 4 बार में कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा 4 इंटू 10⁻−33 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, अच्छे से निकल जाएगा। ओके, देखो एक सवाल जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक इस तरह का भी सवाल जो है कंपटीशन में पूछता है। देखो सिंपल वे में, लास्ट मैं तो 5 तक ही बताता, लेकिन एक सवाल और है कॉन्सेप्ट में। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। पहला है 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है मोमेंट पी के लिए है, प्रोटॉन के लिए है ना, P फॉर प्रोटॉन, तीसरा है CO2 और चौथा है SO2। ये चारों में किसका जो है वेवलेंथ जो होगा लिस्ट होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए दिमाग आप कुछ मत लगाना, हम सिंपल सा हिंट्स दे देते हैं। लेमडा बराबर h बट्टा क्या होता है MV। तो बताओ लेमडा और इसमें मास में किसका रिलेशन है, ठीक है। तो लेमडा और मास में इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो लेमडा जो हो जाएगा 1/मास का, मास का इन्वर्सली है तो 1/m लिखेंगे। तो अब आपको करना क्या है, सबका मास निकालना है। मास निकालो, उसके बाद ही डिसाइड होगा। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो देखो मास ऑफ, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, ठीक है। इसको अगर ग्राम में लिखोगे 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। मास ऑफ प्रोटोन अगर लोगे, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसको ग्राम में लिखोगे तो 10⁻³ माइनस करो, ये -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ, अब क्या ले लो CO2, तो CO2 का जो मास ले लेंगे हम लोग, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दूना 32 बराबर 44 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ SO2, ये 1 मोल का मास है बच्चों, ठीक है, 1 मोल SO2 का और 1 मोल CO2 का निकाल रहे हैं। तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 2 इंटू 16 दूना 32 64 ग्राम। अब आप स्वाभाविक देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मास किसका है SO2 का, तो सबसे लिस्ट वेवलेंथ किसका होगा SO2 का होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि लार्जेस्ट मास बराबर 64 ग्राम, इसलिए क्या होगा लिस्ट लेमडा बराबर लेमडा ऑफ SO2, तो ऑप्शन 4 जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पे डिबेट किया, कुछ खास डिबेट ये नहीं था, बस सिंपल सा मैं बताना चाह रहा था कि डी ब्रॉगली और वेवलेंथ, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और बोर्स थ्योरी करीब करीब ठीक ठाक सोच रहे थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।